बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर सीनियर सहाफ़ी कालम निगार सुहेल वड़ाई साहब का तज़किरा सुन रहे होंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज के तर्जुमान DG ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें कहा गया कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखे हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, वो मन गढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं, झूठी हैं। उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी ज़ाती तशहीर के लिए इस मामले को कैश करवाने की कोशिश की है। मामला क्या है ये, क्यों उन्होंने ये बातें की, उन्होंने कॉलम अपने में जो बातें लिखी हैं वो एक्चुअल थी क्या, और क्या वजह बनी कि जिसके ऊपर पाक फ़ौज के तर्जुमान DG ISPR को इसके ऊपर स्टेटमेंट देना पड़ी। क्या इसके पीछे कहानी है, ये तमाम तफसील ज़रा आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर इस मामले को हम ये कहें कि सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच वर्सेस DG ISPR, तो ये गलत नहीं होगा। इसकी जो पस मंज़र है नाज़रीन, जो बैकग्राउंड है, ज़रा मुख्तसरन मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर आपको ये बताता हूँ कि क्या वजह बनी इस सारे मामले की। होता यह है कि जी कुछ दिन कबल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो एक बैरून मुल्क दौरे के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। उन्हें वो एड्रेस करते हैं क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स कर रही है उस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। तो ब्रसल्स के अंदर उनकी मुलाकात होती है सीनियर सहाफ़ी कालम निगार सुहेल वड़ाई साहब से। होता नाज़रीन मोस्टली ये है कि जब भी किसी जर्नलिस्ट की मुलाकात हो किसी भी हाई अप से, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, कोई अस्करी क़यादत है, कोई जुडिशरी से, किसी से भी मुलाकात होती है जब भी किसी सहाफ़ी की, तो उस मुलाकात के बाद वो जो भी बात करता है वो अपने वीडियो के अंदर करे, वो अपनी किसी तहरीर के अंदर करे, वो किसी कॉलम के अंदर करे, तो उसकी उस बात को लोग ये समझते हैं, उसको पढ़ के लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ये इसके अंदर जो बात की जा रही है, ये जो इसकी रीसेंट मुलाकात हुई थी, ये उसी तनाज़ुर में बात हो रही है। यानी कि उस मुलाकात के साथ उस गुफ्तगू को रिलेट किया जाता है। उन्हें लग रहा होता है कि वहाँ पर ये चीज़ें ज़ेरे बहस आई होंगी, ये चीज़ें अंडर डिस्कशन आई होंगी, और उसको अब ये ज़ुबान से बयान कर रहा है, अगर कोई वीडियो कर रहा है, अगर लिख रहा है, तो अपने कलम से उस सारी रुदात को, उस सारे मामलात को इसके अंदर लिख के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक आम तासुर है, कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी किसी जर्नलिस्ट की मुलाकात होती है तो ये तासुर सामने आता है। अब होता नाज़रीन ये है कि इस मुलाकात के बाद सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो तस्वीर एक ट्वीट भी करते हैं। बज़ाहिर तो वो यकीन दहानी के लिए होती है कि मेरी मुलाकात हुई है। ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि फील्ड मार्शल के साथ उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद वो कॉलम लिखते हैं। वैसे तो वो रूटीन के अंदर जंग एंड जियो के अंदर कॉलम लिखते हैं अखबार के अंदर, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो पहला कॉलम वो लिखते हैं, उसमें उस कॉलम का जो लुब्बे लुबाब होता है वो मैं वन लाइनर आपको बता देता हूँ। वो उसके अंदर लिखते हैं कि जी इमरान खान जब तक सदके दिल से माफ़ी नहीं मांगेंगे सियासी मुसालियत नहीं हो सकती। वैसे तो कॉलम बड़ा लंबा था, लेकिन उसका जो मुख्तसर खुलासा है, जो लुब्बे लुबाब है, वो ये लाइन है कि 9 मई के हवाले से इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे सदके दिल से, तो सुलह नहीं होगी, सियासी मुसालियत नहीं होगी, मुश्किलात के अंदर कमी नहीं होगी। तो जब ये कॉलम सामने आता है तो फिर तो मुकम्मल यकीन हो जाता है हर पढ़ने वाले को कि जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई उसमें शायद ये चीज़ें ज़ेरे बहस आई होंगी। बल्कि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया अपने कॉलम के अंदर कि फील्ड मार्शल से इस मामले के ऊपर बात हुई। उन्होंने ये बातें सारी की हैं कि जब तक सदके दिल से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी सियासी मुसालियत नहीं होगी। दूसरा जो कॉलम लिखते हैं उससे अगले दिन, उसके अंदर फिर वो इमरान खान को एड्रेस करते हैं, और उसका जो टाइटल होता है उस कॉलम का, उन्वान कह लें, वो होता है जी डेयर कैदी 804। डायरेक्ट इमरान खान को मुखातब कर रहे होते हैं और उसमें भी इसी तरह की बात करते हैं। वो उसके अंदर लिखते हैं कि जी डेयर कैदी जी 804, आप तो हमेशा ये कहते थे कि यू टर्न लेना अच्छी बात है, तो अब आप बराए मेहरबानी पाकिस्तान की खातिर यू टर्न ले लें और जो भी मामलात हैं उसके ऊपर सदके दिल से माफ़ी मांगें और सियासी मुसालियत की तरफ जाएं। दूसरा कॉलम आ गया
पढ़ा, मजीद एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर बन गई। फिर तीसरे दिन वो एक और कॉलम लिखते हैं। उस कॉलम का जो लुबिलबाब होता है, खुलासा होता है, वालना इंदर, वो ये था कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात मिसाली नहीं रहे, आइडियल ताल्लुकात अब कायम नहीं है, उनके अंदर शायद कुछ दूरियां हो रही हैं। ये उनका तीसरा कॉलम था। अब होता ये है नाज़रीन कि इस तीनों कॉलम्स के बाद जब ये कॉलम 3 लिखते हैं तो उसके बाद हर तरफ जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब के चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। बहुत थोड़ा पोर्शन जो है पॉलिटिकल लीडरशिप का या सहाफ़ियों का, वो उनके इन कॉलम्स को पसंद करता है, जबकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनके ऊपर शदीद तनकीद करते हैं। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि ये उन्होंने अपने सहाफ़ती इक़्तिदार से हट के ये हरकत की है, और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि वो एक डाकिए का रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि सहाफ़ी का तो ये काम होता है कि वो खबर उसके पास आती है, वो उसको क्रॉस चेक करता है, करने के बाद उस खबर को रिपोर्ट कर देता है। लेकिन चूंकि सुहेल वड़ाइच साहब पैगाम रसानी कर रहे थे, और एक कॉलम के अंदर तो उन्होंने ये भी जिक्र किया था, उन्होंने थोड़ा सा तारीख को दोहराया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो डट गए थे, बात नहीं मान रहे थे, और फिर उसका अंजाम क्या हुआ था, यानी कि उनकी फांसी के अंदर वो सारा मामला गया ना। तो वो भी उन्होंने दोहराया, वो वाकया, वो सारी तारीख उन्होंने दोहराई। और इस चीज़ को कुछ लोगों ने थ्रेट के साथ इसको मंसूब किया कि ये मतलब थ्रेट किया जा रहा है, ये डराया जा रहा है कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो खुदा ना खास्ता आपके साथ भी ये हो सकता है। तो जब ये तीनों कॉलम नाज़रीन आते हैं तो उसके बाद हर ज़ुबान ज़द आम बात हो जाती है कि जी सुहेल वड़ाइच साहब की मुलाकात हुई थी और वो कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ ने ये बातें की हैं। शोर होना शुरू हो जाता है। होता यह है कि 3 दिन कबल इमरान खान का पैगाम आता है डयाला जेल से, और वो जो पैगाम आता है वो बड़ा सख्त पैगाम था, जो उनके ट्विटर के ऊपर, उनके एक्स के ऊपर अपलोडेड है, अभी तक आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो वो एक लंबा ट्वीट था, लेकिन इस हवाले से, इन कॉलम्स के हवाले से जो उसमें बात थी वो ये थी कि इमरान खान कहते हैं कि मैं पूरी उम्र भी इस काल कोठरी के अंदर गुजारने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सुलह की तरफ नहीं आऊँगा। साथ उन्होंने ये भी लिखा कि आपका कप्तान सीना तान के डट के खड़ा है और कौम की हकीकी आज़ादी तक ऐसे ही डट के खड़ा रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये उन्होंने बिल्कुल उसके अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जो उनका ट्वीट आया। उसके अलावा बाकी और भी उन्होंने बातें की। जो KPK के अंदर सैलाबी सूरत हाल है उसमें उन्होंने कहा कि जी आप बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करें। फिर 14 अगस्त को और 5 अगस्त को जो लोग निकले उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर हुई थी, लेकिन जो स्पेसिफिकली इस इशू के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से उसके अंदर बात थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। बड़ा एक रद्दअमल आया इसके ऊपर। फिर हुआ यह कि गुज़श्ता रोज़ जो पाक फौज के तर्जुमान हैं DGSPR, उनकी तरफ से इस मामले के ऊपर क्लैरिफिकेशन आती है। सिर्फ 3 लाइनें हैं, पहले मैं वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। DGSPR कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन गढ़ंत कहानी गढ़ी है। फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती तशहीर और ज़ाती मुफाद हासिल करने की कोशिश है। ये पाक फ़ौज के तर्जुमान जो हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आती है। और सादा अल्फाज के अंदर तो उन्होंने जो सुहेल वड़ाइच साहब के 3 कॉलम थे जो उनके अंदर उन्होंने बात की थी उसको उन्होंने बिल्कुल तरदीद कर दी, उसको नेगेट कर दिया। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती नाज़रीन, यहाँ पे अभी भी कन्फ्यूजन है। उसकी वजह यह है कि आज से 3 दिन कबल जो उस डिनर के अंदर या उस लंच के अंदर जहाँ पर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच क्लेम करते हैं कि मेरी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, मेरी इन टॉपिक के ऊपर बात हुई जो उन्होंने कॉलम के अंदर लिखा, वहाँ पर जो उनके मेज़बान थे ज़हूर नामी शख्स हैं, वो उन्होंने आज से 3 दिन कबल जो है एक टीवी टॉक शो के अंदर उस हवाले से बात की, उस मुलाकात के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जी उस मुलाकात के अंदर फील्ड मार्शल साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, मोहसिन नकवी साहब, और वो अपना जिक्र करते हैं कि हम उस मुलाकात में मौजूद थे। और जो सुहेल वड़ाइच साहब ने ये 3 कॉलम लिखे हैं, ये तीनों कॉलम्स के अंदर जो बातें उन्होंने लिखी हैं ये एज इट इज़ वहाँ पर हुई हैं, ये वो मेज़बान कह रहे हैं। बल्कि साथ उन्होंने ये भी उसके अंदर इंक्लूड किया कि इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हुई हैं जो अभी तक ऑन सरफेस नहीं आई,
جو سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے ابھی تک سامنے نہیں لائی گئی. یہ آج سے 3 دن پہلے وہ میزبان بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں. لیکن گزشتہ روز جب ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے, اس کی تردید ہوتی ہے, تو وہی میزبان جو ہیں وہ دوبارہ ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں جس میں وہ تردید کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اب یہاں پر کس کی بات مانی جائے, کون ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کا فیصلہ تو یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہی کر سکتی ہیں. لیکن ناظرین, پاکستان کے اندر ایک پیکا لا بھی ہے. وہ پیکا لا کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر بات کرے گا بغیر تصدیق کے, بغیر سچائی کے, تو پیکا لا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. موسٹلی صحافیوں کے لیے بنا ہے یہ. تو اگر نہیں, بلکہ میں تو اس بات کے اوپر 100% متفق ہوں, چونکہ پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے جب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے تو یہ بڑی ذمہ داری سے انہوں نے یہ بات کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, فیلڈ مارشل نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر تو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی یہ بات, یہ جو تردید انہوں نے کی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, تو پھر سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر پیکا ایکٹ لگنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صحافتی اقدار سے باہر جا کر ایک پاکستان کے بڑے اہم ادارے کے سربراہ اور ایک سابق وزیر اعظم کے متعلق ایک کالم لکھا, بلکہ ایک نہیں 3 کالم لکھے. اس کے اندر انہوں نے بہت سارے کلیمز کیے. اگر انہوں نے جھوٹے کیے, غلط کیے, تو پھر یہ پیکا ایکٹ ان کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے واقعے سے کم از کم یہ تو سبق ملتا ہے کہ آپ اپنی جو ڈومین ہے آپ کی پروفیشن کی, آپ اس کے اندر رہ کر ذمہ داری سے کام کریں. یعنی کہ اگر آپ اپنے پروفیشن کو پیچھے چھوڑ کے, اپنے صحافتی اقدار کو پیچھے چھوڑ کے آپ اگر ڈاکیے کا رول پلے کرنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ پیغام رسانی کرنے کی کوشش کریں گے, آپ اگر ترجمان بنیں گے, اسپوکس پرسن بنیں گے کسی بھی ادارے کے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے, تو اس کا پھر انجام یہ ہوگا جو سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ہوا. یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کی تقریباً 4 دہائیاں 35 سے 40 سال کی جو ان کا پروفیشن پیریڈ ہے, اس کے آخر کے اوپر آ کر ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا, اور بالکل ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا کہ جیسا سیاست میں میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا, کہ 40 سال سیاست کی, اور اب جب ان کا ایگزٹ لینے کا وقت آیا, سیاست کو خیر بات کہنے کا وقت آیا, تو کس طریقے کا وہ ایگزٹ لے رہے ہیں کہ بولنے تک کی اجازت نہیں ہے, مرضی سے ملاقات کرنے تک کی اجازت نہیں ہے. بالکل سیم ایسے ہی سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ہوا. ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ہمارے تو سینئرز ہیں, ہم انہیں انسپائر کرتے رہے ہیں, انہیں پڑھتے رہے ہیں, ان سے سیکھتے رہے ہیں. وہ ابھی بھی اس طرح کی خبریں لے کر آتے ہیں مارکیٹ کے اندر, اور اپنے ٹویٹس کی شکل میں, اپنے ویلاگز کی شکل میں, ٹی وی شوز کے اندر وہ بات کہیں کی ہوتی ہے, لیکن وہ وہاں پر آ کر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا, ایسا ہونے جا رہا ہے, فلاں کی چیز فلاں کے پاس موجود ہے. حالانکہ یہ دیکھ لیا اب جو سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سہیل وڑائچ صاحب اس کے اوپر کوئی رد عمل دیتے ہیں, کیا اس کی کوئی وضاحت وہ پیش کرتے ہیں. لیکن ابھی تک تو ان کی کوئی بھی وضاحت اس حوالے سے سامنے نہیں ہے جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو کالم وہ لکھتے ہیں, کسی ٹی وی ٹاک شو کا حصہ بنتے ہیں, کیا وہاں پر وہ اس حوالے سے کوئی تصدیق یا کوئی تردید کرتے ہیں, یا ان کی طرف سے خاموشی ہی رہتی ہے. اور اگر تو ان کی طرف سے خاموشی ہی رہتی ہے تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شاید انہیں استعمال کر لیا گیا, شاید ان سے یہ تمام تر چیزیں لکھوائی گئیں, اور جب پبلک پلس چیک کی گئی, جب اس کا ریئیکشن چیک کیا گیا, تو پھر اس کی تردید آ گئی اور سہیل وڑائچ صاحب بھی خاموش ہو گئے. تو ان تمام باتوں کا یا ان تمام چیزوں کا جو جواب ہے وہ تو اب آنے والا وقت دے گا. اگر کوئی بھی اس حوالے سے کوئی چیز سامنے آئے گی وہ ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ تھا جی اوورال معاملہ, جو بیسیکلی پچھلے ایک ہفتے سے ایک ہوا بنی ہوئی تھی اور پاکستان کی بڑی خبر تھی کہ جی سہیل وڑائچ صاحب کے کالم اور بالآخر اس کی تردید سامنے آ گئی ہے. تردید تو میں اسے تو کائنڈ آف انسلٹ ہی سمجھوں گا کہ ان کی جو انسلٹ ہوئی ہے وہ شاید اب انہیں سبق سیکھنا چاہیے اس بات سے کہ کسی کے کہنے کے اوپر کسی بھی صحافی کو کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے, چیزیں رپورٹ کرنی چاہیے. تو یہ تھی جی اوورال صورتحال. اس کے اوپر آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنے, اپنے میزبان عزیز شان کو اجازت دیجیے.